Question number 12. Solubility of sulfates in water down Be group is beryllium greater than magnesium greater than calcium greater than strontium greater than barium. This is due to option A, high heat of hydration for smaller ions like Ba2 positive, B, increasing molecular weight, C, decreasing lattice energy, D, increase in melting point. आंसर कैसे मिलेगा देखिए, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इट इंक्लूड्स सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम जिनको कहते हैं. अब यहाँ पे हमें सोलिबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है. सल्फेट की सोलिबिलिटी जो पानी में दी गई है उनका जो ऑर्डर है उससे कंपेयर करना है. Remember well, solubility of any substance in water depends on two factors. One is hydration enthalpy and second is lattice enthalpy. हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा? एक मोल आयनिक सब्सटेंस हम लेंगे, बेटर वे सल्फेट लेते हैं, यहां 2 नेगेटिव आयंस रहेंगे. जब हम इस सल्फेट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो दीज आयंस गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली दीज आयंस आल्सो गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंड हीट एनर्जी. अब देखिए हाइड्रेशन में क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होती है. दिस रिलीज्ड हीट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी. हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड द हाइड्रेशन एंथैल्पी. जनरली हम आयनिक सब्सटेंस यहाँ कंसिडर कर रहे हैं इसलिए वही हमने यूज किया है. फिर ये हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड रहता है? It depends on size of ion. Smaller the size of ion, higher will be hydration enthalpy. Then lattice enthalpy क्या है? 1 मोल आयनिक सब्सटेंस लेंगे, M पॉजिटिव X नेगेटिव, इसको हम डिसोसिएट करेंगे इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी. सोल्युबिलिटी का कंडीशन क्या है? फॉर सोल्युबिलिटी रिमेंबर वेल, रिलेशन क्या कहता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर दैन लैटिस एंथैल्पी. कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होने के लिए जनरली कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई होना जरूरी है? हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर दैन लैटिस एंथैल्पी. अब यहां हम डिसाइड करेंगे कि बेरिलियम और बेरियम दो में से किसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा. अब कैसे डिसाइड करना? तो बताइए जरा, दो में से किसका साइज सबसे छोटा रहेगा? तो Be2 पॉजिटिव आयन इज स्मॉलेस्ट. अब हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए ऑल दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकंड ग्रुप और सेकंड ग्रुप में एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया जाता है, बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन रहेगा स्ट्रोंटियम, देन रहेगा बेरियम. एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक एंड आयनिक साइज इंक्रीजेस. तो सबसे छोटा साइज बेरिलियम आयन का होगा जिसके कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईएस्ट रहेगा. ठीक है. अब बेरिलियम आयन का साइज स्मॉलेस्ट और हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईएस्ट कहां दिख रहा है? In option A. Therefore your answer is option A. As we move from beryllium to barium, what will happen here? साइज धीरे धीरे बढ़ेगा जिसके कारण लैटिस एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस एंड देयरफॉर solubility of sulfates in water
decreases. Now we are going to discuss question number 13. Match the compounds given in column 1 with the hybridization shape given in the column 2 and mark the correct option. Now this question belongs to P block elements. आंसर आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहला जो कंपाउंड दिया है XeF6, सेंट्रल एटम जेनॉन रहेगा, उसके सराउंडिंग में SH6 फ्लोरीन एटम्स रहेंगे। ठीक है, अब जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। 8 में से यहां कितने बॉन्ड बनाने में चले गए? 6। बचे कितने? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर को फॉर्म करेंगे। ये इस प्रकार से लोन पेयर रहेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में है? यू हैव टू फाइंड आउट। काउंट करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये लोन पेयर, टोटल कितना हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर हियर अराउंड द सेंट्रल जेनॉन एटम। अब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एकोमोडेट करने के लिए 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होती है, जो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन। अब शेप हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये जो शेप आपको दिख रहा, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल शेप। वैसे तो sp3d3 में शेप रहता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इस केस में ये आपको ऑक्टाहेड्रल शेप दिख रहा है और लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ऑक्टाहेड्रल शेप थोड़ा सा चेंज होता है, डिस्टॉर्ट होता है, डिविएट होता है। देयरफॉर यहां हम शेप लिखेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सेकंड एग्जांपल XeO3, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए जेनॉन के? 6 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट बिहाइंड? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर बनाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करना? तो डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। 2 में से सिग्मा बॉन्ड ही मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करता है, इसलिए हम सिग्मा बॉन्ड की संख्या ही काउंट करेंगे। 1 2 3 प्लस ये लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ हम काउंट करते हैं अराउंड जेनॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ पे एकोमोडेट हो सकती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप जनरली टेट्राहेड्रल रहता है, बट इन XeO3 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, जिसके कारण शेप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहलाएगा और पिरामिडल, जस्ट लाइक अमोनिया। नेक्स्ट एग्जांपल XeOF4, तो यहां सेंट्रल एटम X, ये F इस प्रकार से पोजीशन रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा। अब जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उनमें से 1 2 4 5 6 निकल गए, बचे 2 जो लोन पेयर को फॉर्म करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करना? 1 2, यहां से सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होना जरूरी है सेंट्रल एटम में। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। अब शेप कौन सा रहेगा? sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होना चाहिए, लेकिन यहां जो है वो कौन सा शेप दिखेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर यहां आपको स्क्वायर पिरामिडल शेप दिखेगा। दिस इज द स्क्वायर पिरामिडल शेप। इस प्रकार से ये रहता है स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट रहेगा XeF4 जेनॉन 1 2 3 4, ये हो गया। अब जेनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में चले गए, बचे कितने? 4। दे विल फॉर्म हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2 लोन पेयर, फर्स्ट लोन पेयर,
सेकंड लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करना, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर्स कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड xenon, therefore sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप कौन सा रहेगा, तो इसे हम ऑक्टेहेड्रल शेप नहीं कहेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस शेप इज कंसिडर्ड टू बी स्क्वायर प्लेनर शेप। अब हम आंसर कैसे निकालेंगे, तो ए जो रहेगा वो किससे मिलता जुलता है, sp3d3 डिस्टॉर्टेड मतलब 1 रहेगा, बी किससे मिलेगा, sp3 पिरामिडल 3 रहेगा, सी किससे जुड़ेगा, sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल 4 से जुड़ेगा, और डी किससे जुड़ेगा, 2 से जुड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, Ti titanium shows magnetic moment of 1.73 Bohr magneton. This is the unit of magnetic moment in its compound. What is oxidation number of Ti in the compound? Options are given here. आंसर हम कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। This question belong to D and F block elements. Magnetic moment equals square root of n into n plus 2. N stands for number of unpaired electrons. मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 दिया है, इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। अब यहाँ n का वैल्यू 1 2 3 4 रखिए, स्क्वायर रूट 1.73 मिलना चाहिए। आप अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यू विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 2 3 इक्वल्स 1.73। तो यहाँ n का वैल्यू कितना मिल गया, 1। मतलब क्या होता है कि टाइटेनियम के कंपाउंड में, टाइटेनियम आयन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना, तो टाइटेनियम एटॉमिक नंबर इज 22, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d2 4s2। ठीक है, अब हमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल होगा इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए हमें करना पड़ेगा 3d1। ठीक, अब 3d1 कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे टाइटेनियम से, 3 इलेक्ट्रॉन्स शुड बी लॉस्ट। तो यहां कितना चार्ज डेवलप होगा, +3 चार्ज, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ti should be +3। ऑप्शन +3 कहाँ है, C is the answer।